हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फैमिली, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक 4 यूनिट के मैंने पर्टिकुलर डे वाइज जो है आपको रिवीजन करवाए हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। हालांकि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एक ऐसी यूनिट है जो कि आपने कई बार और बार बार शायद इसका आपने रिवीजन भी किया होगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा। ये कोई नई यूनिट नहीं है। इस यूनिट के अंदर कुछ नयापन है, कुछ नई चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए वक्त के साथ जो है वो जानना ज़रूरी है। और कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपसे आज के इस क्लास में उसी से संबंधित बात करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए तरीका वही है आपका, बहुत सिंपल सा। पहले सिलेबस को लेकर चलते हैं और सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी, क्या आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात और क्या नहीं पढ़ा तो मैं उसकी बात करूंगा आपसे। तो एक क्विक रिवीजन जो है हम लोग आज के इस क्लास के अंदर जो है यूनिट नंबर 5 का करते हैं। मेरे सभी साथी, जितने भी साथी लाइव हैं, सभी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप लिख दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स को देखकर जो है आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर क्या खास बात है, क्या क्या चीज़ें देखने वाली है और क्या आपको नोट करना है, मैं उन्हीं की बात करूंगा। अगर अब तक आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आप इसके ऊपर जरूर दीजिएगा। देखिए सिलेबस को मैं रिवाइज करके चल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नेचर, एट्रीब्यूट्स, मोड्स एंड द फॉर्मेशन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सवाल बनता है, यहाँ पर एक सवाल जो है आपका मोड ऑफ द फॉर्मेशन सब्जेक्ट जो है आपको, यानी कि विषय निर्माण की विधियां हैं, उसके ऊपर एक सवाल अक्सर बनता है जो कि ज़रूरी है। और हमने कई बार देखा उसमें से कोई नई चीज़ें नहीं आती, वो पुराना जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वही आपसे पूछा था कि ओशियनोग्राफी जो है किसका है, क्लस्टर एग्लोमेरेशन है आपका, लैमिनेशन का या लूज असेंबलीज का पार्ट है, तो वो एक सवाल उसके ऊपर बनता है। कई बार एग्जाम में नहीं भी बनता है, इसलिए उसको उस पार्ट को यहाँ पर लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड तक का एग्जाम अगर आपको होता है या किसी और सेट लेवल का एग्जाम होगा तो उसके अंदर 101% ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन यूजीसी एनटीए नेट के अंदर कोई ज़रूरी नहीं, वो जो पुराने जो आपने पढ़ रखे हैं या आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने कर लिया उसी से आपका काम हो जाएगा। सेकंड है आपका लिखा हुआ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन थ्योरीज। तो एक सवाल यहाँ पर कैनन्स जो है, उस कैनन के ऊपर एक सवाल यहाँ पर जरूर बनता है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर सवाल आपका यहाँ पर बनेगा। ओके, देन उसके बाद एसकेओएस अगर आप पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। टैक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी या ट्रेड्स इन द क्लासिफिकेशन है, तो एक सवाल फॉक्सोनॉमी के ऊपर जो है यहाँ पर जरूर बनता है। तो 3 सवाल मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा आप जो समय लगाते हैं वो लगाते हैं मैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट में, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, डीडीसी यूडीसी, इसके ऊपर सबसे अधिक समय आप लगाते हैं। तो नॉर्मल एग्जाम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में, वहां इस पर सवाल आपके बन सकते हैं और बहुत सारे सवाल बनते भी हैं। तो अभी तक आपने यूडीसी, सीसी और देन डीडीसी के ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी, तो जितना आपने पढ़ लिया वो इट इज़ सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत। हाँ, इनमें से किसी पर्टिकुलर एडिशन के ऊपर या किसी के एडिटर पे या किसी कंसोर्शिया के बारे में सवाल बन सकता है, बाकी बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर सीसी के अंदर जो है, सीसी के अंदर आपका देखिए अगर तो यहाँ पर अगेन कैनन्स जो देखें, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वहाँ पर भी आपका एक सवाल यहाँ पर बन सकता है। तो चौथा सवाल यहाँ पर है। बाकी डीडीसी यूडीसी जितना कर लिया ओके है, बहुत ज़्यादा इस पर समय लगाने की जरूरत नहीं। मैंने कहाँ समय देना है आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है यहाँ पर, अगेन कैनन्स दे रखा है यहाँ पर, प्रिंसिपल दे रखा है, तो कैनन्स के ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाएगा, ये बात जरूर। देन उसके बाद यहाँ पर कैटलॉगिंग में सीसीसी और एसीआर, तो सीसीसी और एसीआर के अंदर अक्सर पूछा था, जैसे सीसीसी की जो 4 अलग तरह की एंट्री बनाते हैं आप, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, बुक इंडेक्स एंट्री, तो उनमें CRIE या CRE इनसे संबंधित इनके स्ट्रक्चर पर अक्सर एक सवाल मैंने देखा है कि वो सवाल जो है वो CCC से संबंधित पूछते हैं। और एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में तो ये कि अभी नया क्या है ना, RDA से संबंधित पूछे थे, तो यहाँ पर इसी का जो पार्ट है RDA उसके ऊपर सवाल आपको बन जाता, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स पर न बनते, यहाँ पर बनता है। देन स्टैंडर्ड्स के अंदर यहाँ सभी के ऊपर CCF के ऊपर एक सवाल बनता है, RDA पे बनता है, FRBR ये इंपॉर्टेंट है, और बिप फ्रेम, तो बिप फ्रेम पे तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ FRBR के ऊपर जो आपका है ना, तो WEMI और FISO 2 चीजें है ना, तो W है ना, WEMI वाला जो पार्ट है आपका ना, और आपका कौन सा आपका FI, तो FISO वाली, ये दोनों चीजें आपको जरूर याद कीजिएगा, यहाँ पर सवाल आपका जरूर 100% बनता ही बनता है। वैन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड में ISO 2709, Z39.50 और Z39.71, तो इसके ऊपर किसने बनाया है, लाइब्रेरी कांग्रेस ने बनाया है, किसके लिए, तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। ये छोटे छोटे सवाल यहाँ पर 2-4 सवाल यहाँ पर इसके अंदर बनते हैं। देन अगेन मेटाडेटा स्टैंडर्ड के ऊपर एक सवाल यहाँ पर 100% इंपॉर्टेंट है, डब्लिन कोर पे या मैथ्स मोड या EAD के ऊपर एक सवाल यहाँ पर
मेटा डेटा स्टैंडर्ड के ऊपर जरूर बनता है, इसलिए आपको स्टैंडर्ड समझना है, पढ़ना है और उसको पढ़ के आपको जाना है। देन इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर आपके बहुत ही प्री कोऑर्डिनेट पोस्ट कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का सवाल पूछा था, वो प्रेसिस के ऊपर या प्रेसिस के स्ट्रक्चर के ऊपर पूछ लेते हैं ना, पॉप्सी के स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल पूछ लेंगे या क्विक क्लॉक के ऊपर सवाल बनता है। तो आमतौर पर प्रेसिस पॉप्सी पूरे नाम इनके और इनका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सवाल बनता है। देन उसके बाद एब्स्ट्रैक्टिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर वो कैल्विन मूर्स का जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल है वो आप जरूर देखिएगा। और मैंने क्लास के अंदर इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के 3-4 अलग तरह के मॉडल्स बताए हैं, अगर उन मॉडल्स को आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर प्रश्न जो भी बनेगा आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाएंगे। इज इट ओके? यूनिट इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके अंदर 10 के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर सवाल की संख्या कम नहीं है, इसका वेटेज जो है वो पूरा पूरा है। तो ये सवाल, ये यूनिट मैंने कैटेगरी इसकी चेंज कर दी। अगर मैं आपको कैटेगरी बताऊं तो फिर से आपको मेरा जो सजेशन आपको फिर से आप यहीं पे, तो ये कैटेगरी आप मैंने इसके अंदर यहाँ पर डाल रखा, तो यूनिवर्सल नॉलेज को मैंने यहाँ पर लिख रखा आपके लिए। इसका मतलब ये कि ये क्या है कि मैंने आपको बताया ग्रीन जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, रेड जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे सर आप यूनिट तो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इसने ग्रीन में क्यों रखा? तो ग्रीन में इसलिए कि इसको लेकर अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जो 3-4 चीजें मैंने लास्ट में आपको बताई है मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स की बात है वो आप देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल्स कुछ मॉडल्स हैं आप वो देख लीजिएगा। बाकी क्लासिफिकेशन कैटलॉग वाली इस यूनिट को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीसी डीडीसी यूडीसी के अंदर समय बर्बाद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इतना है, यानी कि इस यूनिट में से 10 सवाल आपके बनेंगे और 10 में से आपके मात्रा आपको शायद आज आप पढ़ के जाएं या नहीं पढ़ के जाएं, 5 सवाल आप वैसे भी करके आ जाएंगे। तो 50% से ज्यादा हमें वैसे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हम उम्मीद भी नहीं करते कि इस यूनिट में, तो इतना अगर आप कर ले तो अच्छी बात है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, जो आपने कर लिया वो ठीक है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, वैसे भी आपको जो क्वेश्चंस पूछूंगा उन क्वेश्चंस में अंदाजा भी आपको लग जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, तो उसके साथ आप अपना वेटेज निकाल लीजिएगा। बाकी इसको अंतिम समय में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है जी, इज इट ओके? थैंक यू। एक बार सभी लोग जितने भी मेरे साथी लाइव मुझे देख पा रहे हैं यहाँ से, सभी जो है लाइक बटन को प्रेस करेंगे और फिर मैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो जारी करता हूँ कि कौन कौन से सवाल आपके हैं या इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, किस तरह के एक नेचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक लेवल आपको दिखा रहा हूँ कि उस लेवल के हिसाब से अगर आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है। जी वेरी गुड इवनिंग टू सभी लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया। ठीक है जी, इधर ओके, चलिए बात करते हैं, सवालों का सिलसिला जहाँ से जारी करते हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर FRBR मॉडल से संबंधित है। तो FRBR मॉडल का पूरा नाम आपको पता चाहिए। FRBR मॉडल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 4 एंटिटीज, यानी कि FRBR मॉडल निम्नलिखित में से कौन सी 4 इकाइयां शामिल है। तो FRBR मॉडल की 4 इकाइयां आपको बतानी इसमें से। जी मैं देखना चाहूंगा आप 4। जी बिल्कुल सर, डिपॉजिट सिस्टम क्या होता है? डिपॉजिट सिस्टम किताबों को डिपॉजिट करने का जो सिस्टम है आप है उसको डिपॉजिट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बुक्स को जो सर्कुलेशन होता है ना उसी को डिपॉजिट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया कि 4 चीजें हैं, मैं आपको FRBR मॉडल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी 4 इकाइयां, इसमें पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस दे रखा या WEMI मैंने शायद हिसाब से आपको बता दिया था, WEMI के बारे में हमने बात कर ली थी ना, तो WEMI ये आपको ध्यान होगा, या कुछ और भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर ये मॉडल के बारे में सवाल अक्सर बनता है कि FRBR का नाम क्या है। FRBR फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड है, इसको FRBR कहते हैं। और ये इफ्ला के द्वारा, इफ्ला के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम KG सोर, तो KG सोर द्वारा 1998 के अंदर ये मॉडल बनाया गया है। क्या मॉडल? तो ये एक प्रकार का एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ये कि जब कैटलॉगिंग चल रही थी तो कैटलॉगिंग के अंदर एक समय एक लिमिट ऐसी आई थी जहां पर हमें लगता है कि 1998 के अंदर कि हम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग का नया रूल्स या नया वर्जन जब तैयार कर रहे हैं तो हमें लगता है कि किस प्रकार, तो हमने अलग अलग लोगों के लिए जैसे यहाँ पर ग्रुप बना दिए। ग्रुप क्या बना दिए कि जैसे बता दें यहाँ पर देखिए वर्क है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टो आइटम, ये तो इसका आंसर है ना। तो ऐसे अलग अलग हमने कैटेगरीज डिफाइन करी और उस कैटेगरी में ग्रुप दिखाता हूं आपको कौन कौन से ग्रुप है, उसके बाद आपको ये बात आपकी समझ। तो मैंने ये तो बता दिया KG सोर द्वारा है ना, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये FRBR के ग्रुप है ना, इसको ध्यान से आप नोट करें, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ ग्रुप जो बनाएंगे वो आपके 3 ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप कौन सा था? तो वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, जिसको हम लोग WEMI ग्रुप कहते हैं। सेकंड ग्रुप की बात करूंगा तो पर्सन है, फैमिली है, कॉर्पोरेट बॉडी का ग्रुप अलग बनाया। और तीसरा ग्रुप जो बनाया गया वो बनाया आपका इंटेलेक्चुअल एंडेवर्स एंड द इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स बनाया गया, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड द प्लेसेस। तो ये 3 ऐसा ग्रुप बनाए गए जिसमें से पहले ग्रुप के ऊपर सवाल पूछा गया। तो ये जो प्रश्न आपका है ये पहले ग्रुप से संबंधित है आपका, जिसको FRBR ग्रुप कहते हैं।
तो ये मॉडल आपको पूरा पढ़ना होगा, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप जो है एग्जाम में ऐसे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो ये जो ग्रुप बनाया गया था इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण ये था कि हम किसके लिए कैटलॉगिंग कर रहे हैं। तो हम जिसके लिए कैटलॉग कर रहे हैं उनको हमने 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब हम इन तीनों ये तीन ग्रुप्स के लिए कैटलॉग बना रहे हैं, क्योंकि ये 3 ग्रुप्स वो हैं जिनको इंफॉर्मेशन रिट्राइवल की आवश्यकता होती है, सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए। तो जब नया मॉडल बनाया, यानी कि इसी के आधार पर, जो FRBR के आधार पर ही हमने क्या बनाया, RDA बनाया, दैट इज नोन एज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो आज जब ICT इम्प्लीमेंट हो गया है हमारे सब्जेक्ट में, हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है, लाइब्रेरी साइंस से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बन गया। तकनीक का हम लोग आज की डेट में भरपूर उपयोग करते हैं, तो तकनीक के उपयोग के साथ जो है नई इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक जो है उसी को हम लोग कहते हैं RDA कहते हैं। तो RDA बनाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट बनाया गया, और जो कॉन्सेप्ट बनाया गया वो KG सोर द्वारा 1998 के अंदर FRBR मॉडल के रूप में तैयार किया गया। तो इस मॉडल का ही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो RDA है। तो ये ग्रुप के ऊपर, तो अक्सर जब आप एग्जाम में जाते हैं तो सवाल आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। सो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका दिस इज व्हाट। तो आंसर आपने दे दिया, अगर बी है ना, वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम, अगर आपने आंसर दिया तो बिल्कुल सही है। सो दिस इज रिलेटेड विद FRBR मॉडल। तो FRBR मॉडल की मैंने बात कर ली। अगला सवाल, नाउ आई थिंक इट्स ओके। Identify the correct sequence of the user task that are supported by the structure of FRBR। यानी कि FRBR स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपको यूजर टास्क, उपयोगकर्ता कार्यों का सही अनुक्रम, तो उपयोगकर्ता कार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा ये आपको पहचानना और बताना है। जी बताइए। बहुत बढ़िया, इज इट ओके। चलिए मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ये मुझे बताइए। देखिए FRBR के अंदर 2 सवाल बनते हैं। पहला तो इफ्ला का मॉडल है, KG सोर द्वारा 1998 का। वर्किंग ग्रुप की बात करते हैं तो WEMI वाली बात है ना, फर्स्ट मॉडल ग्रुप इसका। सेकंड जो आता है आपका कि यूजर टास्क। यूजर टास्क में 4 चीजें हैं, तो 4 चीजें इसको बोलते हैं FISO, बोलते हैं FISO, सभी को पता है FISO FISO है ना। तो F का मतलब है फाइंड, I का मतलब आइडेंटिफाई है, S का मतलब सेलेक्ट है, O का मतलब ऑप्टेंड है। किसी चीज को अगर हम देखेंगे, अगर ढूंढता है तो सामने सबसे पहले क्या करेगा, उसको फाइंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड है, ठीक है। तो FISO है तो फाइंड, पहले सब हम ढूंढेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे, दैट इज आइडेंटिफाई। उसमें से जो हमें सही लगता है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फाइनली हम उसको प्राप्त करेंगे। तो मॉडल क्या आपका FISO। तो ये FISO याद कर लीजिएगा। अक्सर जो है अब तक जो है सवाल पूछा जा रहा है, तो 2-3 बार तो नेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि उसको बार बार पूछा जा रहा है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इसकी आप तैयारी आप जरूर रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ हु ऑफर्स क्लासीफाई एंड एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन वेब सर्विस। प्रायोगिक वर्गीकरण वेब सर्विस क्लासीफाई कौन प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर मैंने जब राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी का था तभी मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी ना, दैट इज नोन एज डेवी, वेब डेवी की बात हमने करी थी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डेवी कहते हैं। UDC ऑनलाइन की बात करी थी मैंने आपसे, है ना, और एक और बात करी थी दैट इज नोन एज क्लासीफाई। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपसे कहा था इनको आप जरूर जाके आप इंटरनेट के ऊपर या गूगल पे आप सर्च करके जरूर देखिएगा। तो क्लासीफाई एक वेब सर्विस है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये आपसे सवाल पूछा गया है जी। तो क्लासीफाई के बारे में आप बताने की कोशिश करें, क्लासीफाई किसे कहते हैं, ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जब आप इसको सर्च करेंगे, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको यू विल गेट द रिजल्ट, और क्या रिजल्ट आपको मिलेगा मैं आपको बता दूं। आपको इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा देखने को। तो जब आप क्लासीफाई ढूंढेंगे आप, तो यहाँ पे मिलेगा कैन एक्सपेरिमेंट क्लासिफिकेशन वेब सर्विस है। तो क्लासीफाई इज बीइंग डिसकंटिन्यूड, 31 जनवरी 2024 को ये सर्विस बंद कर दी गई है। अब आपको ये सर्विस आपको नहीं मिलेगी। तो दिस हैज बीन कंप्लीटली क्लोज, ये सर्विस आपकी बंद कर दी गई। क्लासीफाई आप सर्च करेंगे तब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वेब बेस्ड सर्विस है, लेकिन फिलहाल हमारे प्रश्न ये पूछा गया हमसे कि सर्विस जो है कौन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ भी है कि OCLC कैटलॉगिंग एंड द मेटा सब्सक्राइबर कैन यूज विंडो शेयर रिकॉर्ड मैनेजर। तो अब आप वर्ल्ड शेयर रिकॉर्ड मैनेजर जो है आप यूज कर सकते हैं। तो इसका रिप्लेसमेंट जो है वर्ल्ड शेयर से किया गया है। तो पहले क्लासीफाई था और अब वर्ल्ड शेयर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। सो दिस इज नॉट, इट्स नॉट द लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन, सॉरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है आपका, इट्स नॉट द इफ्ला एंड इट्स नॉट द इसको है। तो आंसर जो इसका क्या आएगा सही, तो OCLC द्वारा सर्विस चलाई जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है और वर्ल्ड शेयर के माध्यम से आप उनको यूज कर सकते हो। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सब्जेक्ट कैटलॉगिंग हेडिंग्स एंड द स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग बुक के बारे में आपसे सवाल पूछा गया, और
इस यूनिट के अंदर जो क्लासिफिकेशन वाली जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपको कम से कम एक सवाल जो है किसी बुक या ऑथर के बारे में जरूर पूछा जाएगा आपसे, ये बात मान के चले। जैसे मैंने आपसे कहा ना, कैनन वाला सवाल जो है, एक कैनन के ऊपर आप कैनन्स भी अलग अलग तरह के, आप जो 43 कैनन्स जो हैं वो आपके लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के हैं। देन उसके बाद 19 कैनन जो है आपके वो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के हैं। देन आपके 5 फंडामेंटल लॉज हैं, आपके 6 जो है आपके बेसिक लॉज हैं। तो लॉज और कैनन्स ये मिला लें आप तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने सभी की अलग अलग क्लासेस ली, आपको बताया, सभी अंदर डिफरेंसेस बता रखे हैं। उन डिफरेंसेस के आधार पर आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल आपका बन सकता है। जी बहुत बढ़िया, बताइएगा। सो इट इज नन अदर देन, देखिए यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस किताब के बारे में। तो ये आपको आंसर याद रखना है, E.J. कोट्स। क्या नाम आपको? तो लिखा हुआ E.J. कोट्स, लिखा हुआ पब्लिश सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड द स्ट्रक्चर इन 1960। तो 1960 के अंदर जो है ये किताब लिखी गई। एंड डेवलप सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम कॉल्ड, जिसको हम लोग BTI इंडेक्सिंग कहते हैं, इन द 1963 फॉर द ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स के नाम से इसको देखने को मिलता है। एंड स्टार्टेड पब्लिशिंग सिंस 1962। सो सब्जेक्ट कैटलॉग की बात हो गई, तो यहाँ पर अगर आपने आंसर लिखा E.J. कोट्स आंसर लिखा है तो वो बिल्कुल 100% सही है। वेरी गुड, 1963 E.J. कोट्स। एक प्रश्न ऐसा जरूर, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ स्पीशिएटर वाज द फर्स्ट अडॉप्टेड इन विच एडिशन ऑफ द सीसी के कौन से संस्करण में जो है स्पीशिएटर जो है उस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, मतलब कुछ और सिंबल्स यूज किए गए और कुछ और सिंबल्स जो है वो कौन से संस्करण में काम में लिए गए। देखिए कॉलन के अंदर जब भी सवाल एग्जाम में आएगा वो अक्सर इन डेप्थ क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मतलब वो नॉर्मल से जो चीज़ें आप पढ़ के जा रहे हैं वो मैंने देखा है वो नेट के अंदर ऐसा सवाल नहीं बनता, क्योंकि वो कॉमन चीज़ें सभी लोग जानते हैं, या तो सवाल आएगा ही नहीं है ना, या क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है उसके अंदर। तो अक्सर जो रंगनाथन की फिलॉसफी है, रंगनाथन की थ्योरी है, या प्रोलोगोमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन उससे पूछ लेगा, या है ना इस तरह के, या 5 लॉज के ऊपर भी बहुत टिपिकल सा सवाल पूछा जाता है। तो नॉर्मल से सवाल वो अब वो जमाने चला गया कि पहला लॉ कौन सा, सेकंड थर्ड कौन सा है ना, अब तो वो 5 लॉज किसने रिवाइज कर दिए, अब छठा लॉ कौन सा है ना, OCLC के अनुसार कौन कौन से लॉ का सिक्वेंस है, तो वो मैं पहले ही बता चुका। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब रंगनाथन का जितना भी योगदान है ना उसमें बहुत टिपिकल से सवाल आपको पूछाते हैं। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, अगर आपको आता है कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं ना। तो जी बिल्कुल, तो यहाँ पर वेरी गुड राजीव विश्व जी, 74 सिंबल्स, 60 सिमेंटिक प्लस 14 नॉर्मल, बहुत बढ़िया। ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं ये 7वां संस्करण की बात करूंगा, ये जो आंसर इसका 7वां संस्करण, स्पीशीटर को जो है वो 7वें संस्करण में भी चिन्हों को काम में लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में, इट वॉज इन द 7th एडिशन एडिटेड बाय M.A. गोपीनाथ एंड वॉज पब्लिश इन 1987, यानी कि रंगनाथन की मृत्यु है 1972। तो 1972 में भी 1972 के 15 साल बाद 1987, तो 1987 के अंदर जो है ये पब्लिश किया गया है ना। तो विदाउट द इंडेक्स है ना, बाय द SRELS, किसने पब्लिश किया? तो SRELS, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर द लाइब्रेरी साइंस है। तो यही वो एंडोमेंट है जहां पर अगर देखा जाए तो रंगनाथन के जितने भी राइट्स है उनके पास है। तो 7th एडिशन के अंदर जो है बहुत सारी चीज़, हालांकि ये मैंने इट्स जस्ट, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि इट्स अ फेलियर, और फेलियर ये है कि 7th एडिशन जो है रंगनाथन का वो एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि भारत में बहुत सारे पुस्तकालय हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं, उन्होंने इसको सही मायने में एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें रंगनाथन की फिलॉसफी जो है कुल मिला के मिसिंग है। हालांकि रंगनाथन के 3 शिष्यों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन 7वें संस्करण की वजह हम लोग छठा रिवाइज एडिशन ही काम में लेते हैं। मैंने भी अपना जब वेब कॉलन लिखा है तो मैंने वेब कॉलन के अंदर 6th रिवाइज एडिशन को ही मैंने बेस बनाया और उसी एडिशन के साथ ही जो मैंने काम किया। सो दैट इज़ द वेब कॉलन, आप देख सकते हैं। इज इट ओके? सो इस स्पीशीटर के लिए 7वां संस्करण। नेक्स्ट, गैप डिवाइस हेल्प्स इन मेकिंग अ क्लासिफिकेशन स्कीम मोर। तो गैप डिवाइस योजना को हम किसके लिए अधिक बेहतर बनाने के लिए काम में लेते हैं, आपको बताना। गैप डिवाइस कौन सा होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, डिजिट 9। तो जो डिजिट है ना, कौन सी डिजिट? तो डिजिट 9 जो है इट इज यूज फॉर द गैप डिवाइस। आपने देखा होगा कई बार हम लोग काम करते हैं, तो मैंने आपसे कहा भी है, जैसे कि 9 को हटाना है, जैसे आपने देखा ना वो एल मेडिसिन के अंदर सिस्टम एंड स्पेशल काम में लेते हैं अपन, तो सिस्टम स्पेशल के अंदर हम लोग 9 लगा के, वो आपका गैप डिवाइस है आपको, ठीक है, उसको एम्प्टी डिजिट के रूप में काम में ले रहे हैं और कई जगह पर। तो गैप डिवाइस हम लोग बनाते हैं, और 9 जब रंगनाथन ने काम में लिया तो 9 का मतलब ये है कि हाँ उसको गैप डिवाइस के रूप में काम में लिया। और
ये सभी जगह पे काम आता है, चेन में भी काम आता है, अरे में काम आता है। गैप डिवाइस का बहुत बड़ा रोल है आपको। तो यहाँ पर आपसे केवल सिंपल सा पूछा गया है कि गैप डिवाइस को हम लोग क्लासिफिकेशन को फैसिलिटेट करने में काम आता है, या हेरार्चिकल करने में काम आता है, या इसको हॉस्पिटेबल करने में के लिए काम आता है, इन्यूमरेटिव के लिए काम आता है। तो कैनन से आपको, तो कैनन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए मैं बताऊँ, गैप डिवाइस यूज फॉर द मेंटेनिंग, हॉस्पिटलिटी के लिए काम आता है, लिखा हुआ हॉस्पिटलिटी इन अरे। तो हॉस्पिटलिटी इन अरे एंड चेन, दोनों के अंदर जब हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं तो ये काम आता है वहाँ पर। एंड इट इज यूज फॉर द एक्स्ट्रापोलेशन एंड द इंटरपोलेशन इन द अरे एंड द एक्स्ट्रापोलेशन इन द चेन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन के लिए काम आता है। तो एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन का मतलब भी आपको बताया था जब मैंने आपको कैनन पढ़ाया था। और ये कैनन आप कहाँ देखते हैं, तो आप जब थर्ड आप नोटेशनल प्लेन, वैसे आपको पता होगा कि जितने भी कैनन्स हैं तो उनके 43 कैनन्स हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, और उन 43 कैनन को 3 अलग अलग प्लेन में डिवाइड किया गया है। पहला आपका दैट इज नोन एज आइडिया प्लेन है, सेकंड नंबर पे आपका वर्बल प्लेन है, और तीसरा आपका नोटेशनल प्लेन है। तो जब नोटेशनल प्लेन की बात करते हैं, है ना, तो कैनन्स ऑफ ग्रोइंग यूनिवर्स की बात करते हैं, तो उसमें आता है हॉस्पिटलिटी इन चेन एंड हॉस्पिटलिटी इन अरे। तो चेन और अरे के अंदर दोनों में इंट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, इंट्रापोलेशन, इसका मतलब क्या होता है मैं बहुत सीधी बताऊं। इसका मतलब ये कि रंगनाथन ने कहा कि ये संसार जो है इस लगातार समय के साथ बढ़ रहा है, इट्स अ ग्रोइंग यूनिवर्स। तो जब ग्रोइंग यूनिवर्स है, यूनिवर्स लगातार बढ़ती आ रही है, तो इसके अंदर आपको जितने भी नए नोटेशंस बनाओगे आप समय के साथ साथ, तो या तो वो अरे में बनाओगे या फिर आप किस में बनाओगे, आप चेन में बनाओगे। तो चेन और अरे में कोई नई चीज जोड़नी हो तो अगर बीच में जोड़ेंगे तो इंटरपोलेशन है, और अंत में जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रापोलेशन है ना। तो चेन के बीच में भी आप जोड़ सकते हैं और अंत में भी, तो ऐसा रंगनाथन ने किया भी है। तो चेन के बीच में जोड़ना है तब भी जोड़ दिया, है ना, और चेन के अंत में जोड़ना है तब भी जोड़ दिया। तो रंगनाथन ने कहा कि ये हॉस्पिटलिटी के लिए आप डिजिट 9 लगाया है, और जहां पर आप गैप डिवाइस के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। तो इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, तो यहाँ पर इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या है, हॉस्पिटेबिलिटी के लिए जो है ये बनाया गया। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि टिपिकल क्वेश्चन जो है कैनन के ऊपर पूछा जाएगा, तो कैनन पर जो सवाल पूछा जाएगा उसके लिए आप जो है इसके लिए तैयार रहे। अगला सवाल है, बाय विच मोड मैनेजमेंट साइंस एंड द रिसर्च मैथोलॉजी आर फॉर्म्ड, यानी कि प्रबंध विज्ञान और अनुसंधान पद्धति का निर्माण किस विद्या से होता है। तो ये सवाल जो आपको पूछा गया, ये सवाल आपका फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट से पूछा गया, विषय निर्माण की विधियों से पूछा गया। तो विषय निर्माण की विधियां आपको जो 4 बेसिक मेथड्स हैं और 12 सब्जेक्ट फॉर्मेशन टेक्निक्स हैं, देयर आर 12। तो मैंने उसके ग्राफ एंड चार्ट आपको दी है, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, और प्लस आप जो है एप्लीकेशन के अंदर दे रखा है। तो देयर आर 12 मेथड्स हैं, 12 तरीके जिससे आप सब्जेक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर आपको बता रहा है कि सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो मैनेजमेंट साइंस, तो यहाँ पर कोई नया सवाल अक्सर नहीं पूछा था, यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैनेजमेंट साइंस एंड द रिसर्च मैथोलॉजी। तो रिसर्च मैथोलॉजी की बात करते हैं, तो ये किससे बना है। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर इसमें जो भी बना है ना, तो पहली चीज तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि देखो किसी चीज के मिलने से बना है। मैनेजमेंट साइंस में या रिसर्च मैथोलॉजी कुछ चीज मिलने से बना है, ठीक है। अब जब मिलने से बना है तो मिलने वाली बात कौन कौन सी, तो देखिए एग्लोमेरेशन में भी मिलन हो रहा है, फ्यूजन में भी हो रहा है, क्लस्टर में भी हो रहा है। तो ये तो देखा जाए तो फ्यूजन के 3 एग्जाम्पल है, एग्लोमेरेशन है, क्लस्टर। अगर समान चीजें हैं तो क्लस्टर है, बड़ी बड़ी चीजें हैं एग्लोमेरेशन है आपका, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह की चीजें कि एक साइंस का पार्ट है, एक मैनेजमेंट का पार्ट है ना, तो दैट इज नॉट डिस्टिलेशन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या, डिस्टिलेशन है। और मैंने एग्जांपल आपको पढ़ा, हालांकि फ्यूजन है लेकिन फ्यूजन के अंदर भी जो है आपका यहाँ पर क्या देखा, डिस्टिलेशन। तो ये सब तीनों एग्जाम्पल भी फ्यूजन के हैं। तो कंफ्यूज आप देखिए, फ्यूजन इज अ ब्रॉडर टर्म, है ना, और डिस्टिलेशन इज द परफेक्ट टर्म, यानी कि डिस्टिलेशन, इसमें डिस्टिलेशन हुआ है। मैनेजमेंट के अंदर जो है साइंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। रिसर्च के अंदर रिसर्च हम लोग मैथोलॉजी देख रहे हैं, सारी चीजें। सो इट इज जी क्लियर, डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु डेवलप्ड क्लासोरस अ वोकैबुलरी कंट्रोल टूल। अब तो क्लासोरस जो देखा है, तो क्लासोरस में 2 चीजें हैं इसमें। एक तो क्या देखा है क्लासोरस के अंदर, तो मैं आपको एक तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लासिफिकेशन प्लस थिसोरस। तो क्लासिफिकेशन प्लस थिसोरस ये 2 शब्द हैं, और क्लासिफिकेशन थिसोरस को अगर मिला देते तो इसकी जो संधि बनती है उस संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन थिसोरस को क्लासोरस कहते हैं। तो क्लासोरस जो है वो किसने बनाया है, ये आपसे पूछा गया सवाल है जी। बहुत अच्छा सवाल है और वेरी गुड। सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इसको एक बार लाइक जरूर करेंगे। सेशन को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आपका।
सेशन जो चल रहा है इसको आप लाइक बटन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उसको आप लाइक बटन प्रेस करेंगे। और मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपने नाम सुना DRTC ना, तो DRTC का आज भी भारत के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जिसको डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। बेंगलोर के अंदर है। 1962 में रंगनाथन के सहयोग से जो है इस DRTC की स्थापना की गई। आज भी DRTC जो है आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर MS की डिग्री देता है। MS यानी कि मास्टर ऑफ साइंस। तो MS की डिग्री लाइब्रेरी साइंस के अंदर कौन देता है? तो DRTC से अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर मास्टर्स करेंगे तो MS की डिग्री मिलती है। भारत में केवल एक ही इंस्टीट्यूशन है जो आपको MS की डिग्री प्रदान करता है। ठीक है, तो DRTC का खैर बहुत बड़ा जिक्र है कि DRTC के बारे में बात करते हैं। रंगनाथन ने भी बहुत काम किया। ऑलमोस्ट रंगनाथन के शिष्य ही हैं जो वहाँ पर काम किया करते थे। तो आज भी जितने भी सीनियर्स हैं वो रंगनाथन के शिष्य ही हैं। तो DRTC की बात करते हैं। और DRTC की मैडम थी, है ना, देविका मदलई, जो अभी आपकी इनफिल्मनेट की डायरेक्टर बनी है। ठीक है, ARD प्रसाद जो है वो DRTC के बहुत महान व्यक्ति है। ठीक है, इनका नाम मैं जानता हूँ। देन उसके बाद नीलमगान, गोपीनाथ, सीतारमन, ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने कॉलन का 7वां संस्करण जारी किया। क्लाउसरस की बात करेंगे तो गणेश भट्टाचार्य का नाम आता है, G भट्टाचार्य। तो गणेश भट्टाचार्य ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इंडेक्सिंग स्कीम लिखी, रंगनाथन के प्रिंसिपल्स को लेकर चलते रहे, है ना। और क्लाउसरस लिखने वाले व्यक्ति जो है वो G भट्टाचार्य, गणेश भट्टाचार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो गणेश भट्टाचार्य। हालांकि DRTC की बात बहुत लंबी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर आपने लिख दिया तो दैट इज गणेश भट्टाचार्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया, इसको आप पढ़ेंगे आप थोड़ा सा ना, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि द टर्म, यानी टर्म देखिए यहाँ पे क्लाउसरस की बात करते हैं तो टर्म क्लाउसरस में लिखा है यहाँ पर साफ तौर पे कि क्लाउसरस टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गणेश भट्टाचार्य। और कब? तो 1982 के अंदर ये टर्म दी गई थी। ठीक है, लिखा इट्स ए फंडामेंटल डिजाइन एंड द यूज इन द इंडेक्सिंग। तो इसको इंडेक्सिंग में काम में लेता है, लैंग्वेज टूल है आपका। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन, एक और किसका है, थिसरस कॉम्बिनेशन है। और इन दोनों को यूज करके गणेश भट्टाचार्य ने जो स्कीम बनाई थी जिसका नाम था POPSI, POPSI, POPSI। ऑल्सो डेवलप बाय भट्टाचार्य इन 1979 एट द DRTC। DRTC में रहते हुए गणेश भट्टाचार्य ने POPSI, POPSI, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। तो POPSI और प्रेसिस, है ना, तो प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, इनके पूरे नाम भी जो आपको याद होने चाहिए। डेरी कॉन्स्टेंट वाली प्रेसिस है और उसी के बाद जो है गणेश भट्टाचार्य ने POPSI बनाई। अगला एक और सवाल है आपका, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्लाउसरस इज ए वोकेबलरी कंट्रोल टूल। ये तो बात समझ में आ गई, क्लाउसरस गणेश भट्टाचार्य ने बनाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लाउसरस जो है वोकेबलरी कंट्रोल टूल है जो कि डेवलप किया किसने? भट्टाचार्य ने डेवलप किया। एंड इट्स यूज इन द, तो ये कहाँ काम में लिया जाता है, कौन सी इंडेक्सिंग में? प्री कोऑर्डिनेट में, पोस्ट कोऑर्डिनेट में, दोनों में, या थिसॉरस में? ये सवाल आपके लिए है जी। डेफिनेटली ये सवाल आपको, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे जरूर दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, जहां पर मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या, क्योंकि अगर जो बातें हैं, ये सवाल सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा गया आपसे। और गणेश भट्टाचार्य की बात हो गई, DRTC की बात हो गई, इंडेक्सिंग की बात हो गई, है ना, POPSI की बात हो गई। तो या तो आप ये बता दीजिए आपको भाई कहाँ पर काम है, क्लाउसरस कहाँ काम आ रहा था? तो POPSI के अंदर काम आ रहा था। तो या तो POPSI से चले जाइए कि आप इनमें से कौन सा, तो आपको अपने आप पता चलेगा। थिसॉरस है आपका, प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट दोनों है, या प्री एंड पोस्ट आपका है, तो इंडेक्सिंग सिस्टम है। तो आप उस तरीके से जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट आंसर आ गया आपके जी। मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ आपके, बहुत बढ़िया। तो किसी ने B लिखा, संगीता ने B लिखा है, सूरज ने B लिखा है जी। बाकी लोगों ने, कुछ लोगों ने B लिखा है जी। प्री कोऑर्डिनेट, जिन लोगों ने भी प्री कोऑर्डिनेट लिखा है ना, जिन्होंने पोस्ट कोऑर्डिनेट लिखा है, पोस्ट कोऑर्डिनेट उनका गलत आंसर है। ठीक है, और जिन्होंने प्री कोऑर्डिनेट लिखा वो सही है। जो केवल प्री कोऑर्डिनेट ही है ना, और इसके अंदर क्या है, कौन सा है? तो POPSI। मैंने बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर ले रखी, और इसी देखिए आपको इंडेक्सिंग की क्लास, चाहे प्री कोऑर्डिनेट हो चाहे पोस्ट कोऑर्डिनेट, अगर इंडेक्सिंग की क्लास अगर आप चाहते हैं तो आप इसी चैनल के ऊपर जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप इंडेक्सिंग जाके जरूर देखिए। कम से कम 4 या 5 दिन लगे थे मेरे को, उन 4 या 5 दिन में जाके मैंने इंडेक्सिंग वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें प्रेसिस, POPSI, चेन प्रोसीजर, क्विक, कॉक, यूनिटर्म इंडेक्सिंग, है ना, मॉर्टिमर ट्यूबे वाली, है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी इंडेक्सिंग है और लंबी चौड़ी इंडेक्सिंग की लिस्ट है, वो सारी क्लासेस जो है मैंने यूट्यूब के ऊपर कर रखी। आप अगर चाहें तो उसको आप जरूर देख कर जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, और ये मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित है जी। बहुत बढ़िया, मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित सवाल आपके। लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एज सजेस्टेड बाय D.W. लैंग्रेज, यानी कि D.W. लैंग्रेज द्वारा सुझाए गए ज्ञान के ब्रह्मांड के मानचित्रण में से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो ज्ञान के ब्रह्मांड के मानचित्र, मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज हमने पढ़ा था जी। तो उसके अनुसार आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है, वो बताइएगा। D.W. लैंग्रेज सुझाए गए ज्ञान के ब्रह्मांड के मानचित्रण के लिए। तो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस है, साइंटिफिक ऑर्डर है या प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। अगर लैंग्रेज का सिद्धांत अगर आपको याद है तो हम उसकी बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि D.W. लैंग्रेज जो कि 1925 से लेकर 2001 तक जीवित रहे, उनका जीवन काल है। वेल नॉन इंग्लिश लाइब्रेरियन रहे। आइडेंटिफाइज 4 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैपिंग ऑफ द यूनिवर्सल नॉलेज, जिन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए मैपिंग ऑफ द यूनिवर्सल नॉलेज के। और ये 4 प्रिंसिपल कौन कौन से दिए थे हम इनकी बात करते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं कब दिए थे, 1976 में। तो यहाँ पर इसको 1976 को कैसे याद रखेंगे, तो 1876 तो सभी को याद है। जब मेलविल डेवी ने क्या लिखा, तो मेलविल डेवी ने लिखा DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो DDC लिखने के 100 साल बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, याद कैसे रखेंगे आप। तो DDC लिखने के 100 साल बाद, यानी कि ऑलमोस्ट दुनिया की सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हो गई। इसके बाद तो किसी ने क्लासिफिकेशन लिखा नहीं, आप BSO को छोड़ दें, है ना। तो बाकी इसके अलावा किसी ने क्लासिफिकेशन लिखा नहीं। तो उस जमाने तो 1976 में लैंग्रेज ने सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो है 4 प्रिंसिपल दिए, दैट इज नोन एज द मैपिंग ऑफ द यूनिवर्सल नॉलेज की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 4 प्रिंसिपल कौन से दिए, तो पहला दिया, ये पढ़ के जाइएगा आप जरूर, आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी कि वैचारिक सिद्धांत है। सेकंड नंबर पे सोशल पर्पस यानी कि सामाजिक उद्देश्य है। तीसरे नंबर पे साइंटिफिक ऑर्डर है यानी कि वैज्ञानिक आदेश है। और चौथे नंबर पे आपको देखा अरेंजमेंट बाय द डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन द्वारा व्यवस्था जी। इधर ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं इजीली, तो ये आपको बता दिया यहाँ पर। इज इट क्लियर। तो आप देखें यहाँ पर, इसमें से देखें तो आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल हमने देख लिया, प्रिंसिपल और सोशल पर्पस देख लिया, साइंटिफिक ऑर्डर देख लिया, और यहाँ पर तो अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन था, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है डी है। तो डी जो है वो आपके लैंग्वेज द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के अंदर से नहीं आता। तो ये हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैपिंग ऑफ द यूनिवर्सल नॉलेज है आपका, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड्स हैं आपके, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के बारे में इन डेप्थ दे रखा आपको, तो वो सबको आपको यहाँ पर इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल, और ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, है ना, क्योंकि नॉर्मली हम इन प्रश्नों के ऊपर जो है सही तरीके से विचार नहीं कर पाते हैं, और आंसर हमें नहीं मिल पाता, इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर होती है, दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखा PMEST इन द कॉलन क्लासिफिकेशन ऑफ द S.R. रंगनाथन के कॉलन वर्गीकरण में PMEST जो है वो क्या है। तो PMEST यानी कि 5 तत्व है, ये तो आपको पता है ना। तो 5 कौन से, दीज आर नोन एज द 5 फंडामेंटल कैटेगरी। तो अब ऐसा सवाल अक्सर जो परेशान करता है, उसमें से इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है। हमें तो चलो ठीक है, बच्चों को इतना पता है कि PMEST हाँ पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम है, वो ठीक है, या रंगनाथन ने संपूर्ण ज्ञान जगत को देखा जाए या किसी विषय जगत को देखा जाए तो 5 तत्वों में बांटा है, ये बच्चों को पता है। लेकिन जब उससे ऐसा पूछा जाएगा ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाले जैसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, तो उसमें बड़ा घबरा जाता है बच्चा, उसको लगता है कि यार इसमें से ये प्रश्न कहते हैं कि हकीकत में समझ भी नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और सवाल में पूछ के जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ। टेक्निक कैसे देखें, यहाँ पर एक पहली चीज़ देखें, तो पहली चीज़ यहाँ पर देखें कि आपको आंसर जो है आपका वो देखें, यहाँ पर A या B है, या B है या C है, या C है या D है, या A है या D है। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई भाई 2 ऑप्शन सही है, 2 गलत है। तो PMEST हमें ये तो पता 5 फंडामेंटल कैटेगरी। अब यहाँ पर देखें इनमें से इससे पता चला कि जो कोई 2 सही है 2 गलत है, तो या तो इसमें से आप एक सही पहचान लें या एक गलत पहचान लें, तो आपका ये जो पजल है ना वो आपकी खत्म हो जाएगी। लिखा यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर एसोसिएशन, लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो ये पूछा है क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन, तो क्या क्लासिफिकेशन का घटता हुआ क्रम है क्या, ये बताइए आप मुझे। तो क्लासिफिकेशन का घटता हुआ क्रम थोड़ी ना है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन के PMEST, तो ये तो क्लासिफिकेशन घटता हुआ नहीं बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम ये कि T हम आराम से पहचान लेते हैं, P कम कर लेते हैं ना, तो ये तो इंक्रीजिंग है। PMEST की बात करूंगा तो बढ़ता है ना भाई। P अगर मैं देखूं तो P आपको पहचानने में दिक्कत आती है, लेकिन T आप बहुत अच्छे से पहचान लेते हो। तो T तो पहचान लेते, P कम पहचान, लेकिन T तो पहचान लेते हैं। तो ये क्या है आपका, तो ये जो स्टेटमेंट है आपको लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन, ये गलत है आपको, मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा है,
वो जो भी हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर आपको इंटरप्रेट करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, तो ये बढ़ रहा है, तो आपने यहाँ पर, तो क्या आंसर क्या है, सी नहीं है, मतलब लिखा हुआ कि सी नहीं है। अब सी नहीं है, अब सी वाला काट दिया आपने, तो सी नहीं है, तो सी नहीं है तो मैंने सी काट दिया, ठीक है। तो अब बात करिए ए और डी और ए और बी, इसका मतलब ए और डी और ए और बी, इसका मतलब ए कन्फर्म है कि ए तो सही है, तो हम ए सही कर लेते हैं। लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉन्क्रीटनेस, तो जितना भी कॉन्क्रीटनेस है ना, वो घट रही है, ठीक है। मतलब कॉन्क्रीटनेस घट रही है, मतलब आप चीजों को पहचानना शुरू कर रहे हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटी जो है वो बढ़ रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये से अब आपको ये तो ए तो कंफर्म हो गया, वैसे भी अगर सी नहीं है इसका मतलब ए है। अब लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसोसिएशन का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फंडामेंटल कैटेगरी, तो यहाँ पर देखा है तो ये फंडामेंटल कैटेगरी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ये बात सही है। तो फंडामेंटल कैटेगरी हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो ए भी सही है आपका, और फिर क्या है यहाँ पर डी भी सही है, तो चारों डिक्रीजिंग है, लेकिन क्या है तो ऑर्डर ऑफ द फंडामेंटल कैटेगरी, तो ए और डी वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो ए और डी वाला ऑप्शन सही है। अगर आपने ये ऑप्शन किया है तो इस प्रश्न का उत्तर सही है। कर पाए तो भी ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि ऐसी चीज होती है, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों का दिल से लाइक करने के लिए शुक्रिया। इसको क्लास को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। यूजीसी एनटीए नेट का फोर्थ कमिंग एग्जाम है 18 जून को। इन क्लासेस से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ फायदा होने वाला है। 4 यूनिट मैं पहले कर चुका हूँ, ये 5 यूनिट 5th यूनिट है, एंड 5th यूनिट इज रिलेटेड विद द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की क्लासिफिकेशन कैटलॉग वाली यूनिट है, जिसमें हम अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़कर जाए क्या नहीं पढ़कर जाए। तो मैंने आपको बताया कि डब्लिन कोर वाला जो सारा डेटा है आप वो जरूर पढ़ के जाइएगा, उसमें नई नई जो टेक्निक्स हैं, इस यूनिट से 10 सवाल आपके कंफर्म है आपके पूछे जाएंगे। 5 सवाल आपके ट्रेडिशनल जो अब तक पूछे गए हैं उन्हीं आधारों पर पूछेंगे, और 5 सवाल आपके नए पूछेंगे। इस यूनिट को आप पढ़कर जाएं या न जाएं, 5 सवाल आप डेफिनेटली वैसे ही कर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे तो 6 से 7 हो जाएंगे। तो इतना ही करना है आपने को, 10 में से 10 सवाल किसी भी यूनिट में करने ही नहीं है वैसे भी, तो आप इतनी सी कोशिश करें। लेकिन आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप यूजीसी एनटीए नेट पहली बार में सिंगल अटेम्प्ट के अंदर आप निकाल लेंगे। कई बच्चों ने निकाला है डेफिनेटली, और वो बच्चे कहाँ से आएंगे, तो कहीं और से नहीं आते हैं, वो आप ही में से बच्चे होते हैं जो कि अब ऐसा काम कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक सवाल। अरेंज द फॉलोइंग डब्लिन कोर एलिमेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा इसके अंदर। निम्नलिखित डब्लिन कोर तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम कैसे बनेगा, अवरोही या आरोही क्रम बनेगा। तो सवाल का उत्तर जो भी हो, आपको क्रम आपको पहचानना है, ठीक है जी। यहाँ पर अवरोही क्रम आरोही क्रम, आपको अगर डब्लिन कोर पता है तो अवरोही क्रम आरोही क्रम है ना बता लेंगे आप। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर अवरोही आरोही क्रम को लेकर एक कंफ्यूजन जरूर चलता है कि जो दे रखा है डब्लिन कोर के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है, उसके बाद से हम सेकंड पे आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। आप समझ गए, वो इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा, है ना। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे लाइट लास्ट एलिमेंट है, मैं आपको दिखा दूं आपको ना, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट की कहानी आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए आप, ये डब्लिन कोर के 15 तत्व है। तो पहला एलिमेंट कौन सा है, टाइटल है आपका, क्रिएटर है आपका, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, 15 एलिमेंट्स है ना। टाइप की बात करेंगे, फॉर्मेट है आपका, आइडेंटिफायर है आपका, सोर्स है आपका, लैंग्वेज, रिलेशन, देन उसके बाद कवरेज है आपका, और फाइनली आपका राइट्स है। तो ये राइट्स आपका ये अंतिम है। तो ये आपका पहला एलिमेंट कौन सा, टाइटल। तो टाइटल से लेके ये डिक्रीजिंग है, आप समझिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग नहीं है, ये आपका क्या कहलाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो इसमें से जो पहले आया है तो पहले पहचान ले। तो वहां पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपने दे रखा है, तो उसके अंदर पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा कॉन्ट्रीब्यूटर। तो कॉन्ट्रीब्यूटर पहले आएगा, इज इट ओके। देन उसके बाद आइडेंटिफायर सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। रिलेशन तीसरे नंबर पे आएगा, और राइट्स चौथे नंबर पे आएगा। तो ये ऑर्डर आपको पहचानना है, ठीक है। और अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये ऐसा नहीं कि बढ़ते हुए क्रम नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर डब्लिन कोर के केस के अंदर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से माना जाएगा। आप ये, मैं पहले भी इसको लेके कई बार कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन आपको ऑर्डर समझ में आना चाहिए। ऑर्डर को याद करने का भी आप कोई अगर तरीके हैं, कोई इसके अंदर कोई ट्रिक है, तो उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, तो कॉन्ट्रीब्यूटर पहले है, आइडेंटिफायर बाद में है, रिलेशन और राइट्स आपके, ठीक है। तो अगर इस अंदाज में अगर अपन देखें तो यहाँ पर मैं रिवर्स लेके चलता हूँ आपको फिर से, और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप पहचानिए, तो कॉन्ट्रीब्यूटर तो ये पहले है,
आइडेंटिफायर उसके बाद है, देन इसके बाद रिलेशन है, और फाइनली आपकी क्या है, आपके राइट्स है। तो मेरे हिसाब से क्रम आपको पता चल गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा क्रम है। यस प्लीज बताइए कौन सा क्रम, इस आंसर जो आपको दे रखा है उसमें से कौन सा क्रम बन रहा है जी। सोनू द्विवेदी ने, सोनू जी ने बताया TCS, PDC, DTF, आइसोला, RCR जी बिल्कुल। फर्स्ट क्लास बिल्कुल, रंजन कुमार जी आप सही कह रहे हैं, अगर फर्स्ट क्लास दे तो शुरू कर सकते हैं। तो सभी ने बना रखा होगा, लेकिन हाँ अपने अपने अंदाज के अंदर जो है आप बना लीजिएगा। और डबलिन कोर के 15 एलिमेंट्स के सीक्वेंस आप लेके चलें, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ABCD हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब डिक्रीजिंग जो सबसे पहले जो है टाइटल से लेकर चलते हैं, राइट तक हम लोग चलते हैं। तो पहले वाले एलिमेंट्स को जो है विशेषता ज़्यादा दी गई है इसलिए, ठीक है। तो ये एक बार फिर से, दीज आर 15 एलिमेंट्स, इनको अपने जहन में आप लेकर जाएं। और ये जो ऑर्डर मैंने देखा है ये परफेक्ट ऑर्डर है, तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप अपने हिसाब से भी जो तरीका है आप इसको याद करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, RDA ऑनलाइन वर्जन इज अवेलेबल थ्रू, RDA का जो ऑनलाइन वर्जन है वो किसके थ्रू अवेलेबल है ये आपको बताना है। तो RDA के ऑनलाइन वर्जन को आप जानते हैं, RDA स्टैंड फॉर द रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो RDA की बात करते हैं, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन। देखिए ACR 2 समाप्त है, ACR जब 3 आना था तो ACR 3 का नाम ही हमने RDA किया, दैट इज नोन एज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस किया। तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस जो है आपको किस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है या किसके माध्यम से, तो आप देखें यहाँ पर अक्सर ये तो आपको बात पता ही है कि जब हम बात करते हैं RDA की, तो या एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होगा एंग्लो अमेरिकन, ये आज का झगड़ा नहीं है, झगड़ा 1908 का झगड़ा है आपका, है ना। 1908 से जब शुरू में सबसे पहली बार एंग्लो अमेरिकन कोड जब बनाए गए थे, तो दैट वाज द, तो AAC एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग बनाया गया था। तो अमेरिकन्स ने अन्य जो अमेरिका के नहीं थे उनके साथ मिलकर, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने LAUK के साथ मिलकर काम किया। समय बीता, LAUK के साथ जो है कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी साथ में आ गई। तो इन एसोसिएशंस ने मिलकर जो है कोड तैयार करना शुरू किया। इसीलिए जब कोड बनकर तैयार हुआ तो उसके अलग अलग वर्जन, इंग्लिश टेक्स्ट, ब्रिटिश टेक्स्ट जो है ऐसे जारी किए गए। वो झगड़ा तब का आज भी है, आज भी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन या सिलिप कहते हैं, जो CILIP, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, जो कि अभी जो LAUK था उसका नाम सिलिप हो गया। ऐसे लाइब्रेरी कांग्रेस, तो लाइब्रेरी कांग्रेस जो है वो किस नाम से करती है, तो वो ये कैटलॉगस डेस्कटॉप जो है ये किसका है, ये आपका LC का है, मतलब ये लाइब्रेरी कांग्रेस का है। और RDA टूल किट जो है ये किसका, ये आपका ALA और प्लस CILIP सिलिप का है। तो ये RDA जो है ये दोनों, मतलब ये इस रूप में भी अवेलेबल इसमें, तो इसलिए आंसर तो इसका बहुत आएगा, मतलब क्योंकि दोनों ही तरीके से RDA आपको अवेलेबल है। तो RDA के जो वर्जन है आपको दोनों तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। टूल किट प्लस कैटलॉग डेस्कटॉप दोनों ही हैं जी। क्यूट श्रेया पांडे जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सो आई थिंक इट्स ओके। मैं अभी और क्वेश्चंस अभी आपके सामने लेके चल रहा हूँ, क्लास तो कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये है कि UGC NTA नेट को लेकर मैं स्ट्रेटेजिकली आपसे बात कर रहा हूँ। और मैंने ये तो आपको बता दिया है कि आप लाइब्रेरी साइंस के पेपर के अंदर क्या करना है, लेकिन कुछ और ज़रूरी बातें आपको पेपर 1 की स्ट्रेटेजी अगर आप जानना चाहते हैं, तो पेपर 1 की स्ट्रेटेजी लेकर मैं कल दोपहर 2 बजे दिन में मैं आपके सामने लाइव रहूँगा इस चैनल के ऊपर, और हम लोग बात करेंगे पेपर 1 की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस बार NTA नेट के एग्जाम में आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है उसके ऊपर कल दोपहर 2 बजे आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मैं लाइव रहूंगा। उस सेशन को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो क्लास कंटिन्यू, मैंने आपसे 10 दिन का वादा किया, लेकिन वो क्लास मात्र आधे घंटे की कोई क्लास रहेगी। उस क्लास के अंदर हम लोग, मैं नेट में इस बार नेट 18 जून को आपको, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में चेंज है आपका, है ना, अभी इस बार आप CBT छोड़कर जो है आप ऑफलाइन मोड के अंदर OMR बेस पे काम करेंगे। पेपर में क्या डिफरेंसेस रहेगा, कट ऑफ पर उसका क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें, उन सभी के लिए मैं कल दोपहर 2 बजे इस चैनल के ऊपर लाइव रहूँगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगेन लाइफ चेंजिंग वीडियो, क्योंकि आपके अंदर उसके अंदर कम से कम 4-5 सवाल आपके उसके पेपर 1 से संबंधित एक्स्ट्रा होंगे, और प्लस
आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है विदाउट नेगेटिव मार्क के अंदर, आप किस प्रकार से आपको स्कोर करना है, ऐसी सारी चीज़ें है। मैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस थे आपके, इसलिए उस मैसेज, क्योंकि कल शाम को 5 बजे तो मैं यहाँ पर रहूँगा लाइव, है ना, दोपहर 2 बजे आपके सामने लाइव रहूँगा और उसमें हम लोग पेपर 1 की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, है ना। तो सभी नोट कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, दोपहर 2 बजे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस यानी कि देखिए एब्स्ट्रैक्टिंग का सवाल है आपका, ये जो यूनिट में लास्ट में आपको दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग की बात करूं जी, बिल्कुल पेपर 1 की बात करेंगे डेफिनेटली, बिल्कुल कैटेगरी वाइज भी बात करूंगा मैं, कट ऑफ की बात भी करूंगा आपसे, क्या क्या चीजें रह सकती है उसके अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। दोपहर 2 बजे आप टाइम नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज की बात करते हैं ना, तो CAS, ठीक है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस की बात करते हैं। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर जो दे रखे हैं आपके ABD, A और C और B और D, यानी कि या तो 3 है या 2 है ना। तो इनमें से कौन से केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज के प्रोडक्ट्स हैं, तो साइंस फाइंडर जो है वो है आपका, है ना, ये साइंस वेल है आपका, मेथड्स न्यू है, मेथड्स नाउ है, या एनालिटिकल सर्विसेज। तो इसमें तो मैं आपको बता दूं, इसमें दो प्रोडक्ट जो हैं वो आपके एल्सवेयर के हैं, देखने से पता चल रहा है मुझे, है ना। तो दो प्रोडक्ट आपके एल्सवेयर के और 2 आपके केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के, तो आपको पहचानना है इनमें से केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के कौन से हैं और आपके एल्सवेयर के कौन से हैं। तो देखते हैं जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू लाइक करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जितने भी लोग कल दोपहर 2 बजे जो आपकी क्लास होगी जिसमें पेपर 1 और प्लस नेट के स्ट्रेटेजी की हम लोग बात करेंगे, उसमें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपके सभी के प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। हालांकि कोशिश ये करूंगा कि जो मेरा वीडियो उसके अंदर मैं आपके मन में UGC NTA नेट को लेकर जो सवाल है उनके सभी के उत्तर आपको डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीजें, क्योंकि देखिए मेरे एग्जाम को देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है और आपका अलग है, तो मैं अपने नजरिए से आपको वो चीज दिखाऊंगा जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो डेफिनेटली दोपहर 2 बजे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका हिंट बता रहा हूँ क्या क्या चीजें। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज, ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस लिखा हुआ यहाँ पर, इट्स अ डिवीजन ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, जो कि 1907 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ये सोर्स है, सोर्स ऑफ द केमिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं इसको। तो CAS इज लोकेटेड इन कोलंबस है, कोलंबस ओहियो यूनाइटेड स्टेट के अंदर अवेलेबल। साइंस फाइंडर और मेथड्स नाउ, ये 2 इसके प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से, साइंस फाइंडर, तो पहला साइंस फाइंडर है आपका, और मेथड्स नाउ ये इसके प्रोडक्ट हैं। और द प्रोडक्ट, जबकि एल्स, है ना, एल्स जो है आपको देखें तो साइंस वेल और एनालिटिकल सर्विसेज आर द प्रोडक्ट ऑफ एल्स वेल, है ना। तो यहाँ पर देखें तो एनालिटिकल सर्विसेज, और ये तो नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले A और C, तो A और C जो है वो तो किसके आपके, ये केस के आपके, ठीक है। और नीचे वाला जो है आपका दैट इज नोन एज B और D जो है आपके, ये किसके आपके, एल्सवेयर के, तो ये प्रोडक्ट है आपके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो मैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है मैंने आपको बता दिया कि ये, तो ये अभी इसी यूनिट के अंदर लास्ट में आपके एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज और इंफॉर्मेशन रिट्रैवल के ऊपर भी है ना। तो मैंने कोई सवाल तो नहीं दिया, हाँ कैल्विन मूर वाली वो बात है जो आप याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको इंडेक्सिंग सिस्टम से संबंधित सवाल पूछा मैंने, रिलेशनल इंडेक्सिंग जो है वो आपका JEL फेराडेन ने बनाई है, आपका चेन इंडेक्सिंग जो आपकी रंगनाथन ने बनाई है, आपकी सब्जेक्ट इंडेक्सिंग आपकी EJ कोर्ट्स ने बनाई, और प्रेसिस बाय द डेरी कॉन्स्टेंट। तो इनको ये सब में ये जो बनाया ये बिल्कुल सही है, बस आपको केवल ये बताना है, इनको ईयर वाइज दिखाना है जी, आपको यहाँ पर ईयर वाइज करना है जी। इज इट क्लियर, कोई इशू है जी। वॉइस क्लियर नहीं है, बहुत बढ़िया, जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को लाइक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। मैं NTA नेट का एग्ज़ाम है और मैं चाहता हूं कि इस बार आप में से बहुत सारे लोग जो है, या मैक्सिमम लोग जो भी नेट का फॉर्म भर रहे हैं वो नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करें। कुछ चैलेंजेस रहेंगे इस बार, है ना, लेकिन उन चैलेंजेस से आपको भली भांति आपको पहले से ही वाकिफ रहना ज़रूरी है, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या होंगे इस बार। और आप, क्योंकि ऐसा नहीं आप एग्जाम में आपको लगे नहीं यार ये तो इस बार ऐसे कैसे, तो वो उनके लिए आपको पहले से जो है आपको
तैयार रहना है, ताकि आपके सामने जो है वो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे वो चीज़ नहीं आए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात एक बता दूं मैं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट, इन सब में से जितनी भी, देखिए अगर इन सब इंडेक्सिंग की बात करें तो आपको नहीं लगता इनमें से जो सबसे पहले इंडेक्सिंग है वो आपकी, मेरे हिसाब से चेन प्रोसीजर जो है, रंगनाथन ने जो चेन प्रोसीजर दिया ये सबसे पहले है। तो वो आंसर सही होगा जो बी से स्टार्ट होगा। तो ये बी से स्टार्ट है, क्या लिखा, BACD। बाकी चीजें ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये भाई रंगनाथन से पहले इनमें से सबसे पुरानी पद्धति। तो यार अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसका हिंट दूं आपको क्या क्या चीजें, तो आप देखें यहाँ पर, आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहले चेन इंडेक्सिंग। तो चेन इंडेक्सिंग की बात करूं तो यहाँ पर इट्स क्लियर, तो 1938 चेन इंडेक्सिंग है। रिलेशनल इंडेक्सिंग 1950 है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की बात करें तो 1963 है आपका, और प्रेसिस की बात करें तो 1968 है। तो तरीका तो वही है जी, बहुत बढ़िया। तो आपने बना लिया तो बना लिया, तब भी आंसर सही है, यही आंसर मैंने आपको बताया। इज इट क्लियर जी? तो इसी अंदाज में करना है, ठीक है, बिल्कुल। कुबेश्वर जी कह रहे हैं सर मैंने ये यूनिट नहीं की है, अब कैसे हो पाएगा? मैंने, कुबेश्वर जी आप यूनिट तो नहीं करिए, लेकिन आप इस वीडियो में भी शायद लेट हो ना। मैंने क्लास के शुरुआत में बता दिया कि किसने क्या पढ़ा तो फायदा है या नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ शायद आपको याद होगी, और नहीं तो मैंने आपसे कह दिया कि इस यूनिट के अंदर 10 सवाल आएंगे। 5 सवाल अगर आपने इस यूनिट को नहीं भी किया है तो भी आपने, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, आप तो एमलिप तो आपने कर रखा है, तो एमलिप तक की क्वालिफिकेशन आपके पास है, नेट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तब भी आपके 10 जो सवाल इस यूनिट में से बनेंगे, उस 10 में से आप 5 सवाल आप बिना इस यूनिट को पढ़े भी आप जो है करके आ जाएंगे, आपके वो सवाल हो जाएंगे। मैं 18 को आपका पेपर होगा, नेक्स्ट डे में आपका पेपर भी सॉल्व करूंगा, मैं ये सारी बातें आपको तब वापस से याद आएगी कि क्या क्या बातें मैंने आपसे कही थी और आपने किया नहीं किया। देखिए अगला है कैनन ऑफ रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब होता है अल्पभाषित, यानी कि छोटा। तो छोटे मतलब कैनन ऑफ रेटिसेंस का मतलब ये कि छोटे शब्दों को आप काम में लें, और क्लासिफिकेशन की स्कीम के अंदर जो है हम लोग छोटे शब्द ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछा गया कैनन ऑफ रेटिसेंस जो आपका, वो किन इसमें से किसका कैनन है? वो आइडिया प्लेन का है, वर्बल का है, नोटेशनल का है, या बोथ आइडिया नोटेशनल है, किसका है? देखिए एक चीज यहाँ पर बता दूं, और मैंने पहले भी कहा था आपसे, एक बार फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइडिया है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर IDEAL आइडियल लिखते हैं, यहाँ पर आइडियल शब्द है ही नहीं, आइडिया ही है, ठीक है। 2 साल पहले मेरे जो नोट्स थे, मैं जब पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। टाइपिंग मिस्टेक में होता है कि आइडिया की जगह क्या है, वो मेरे से खुद से ही जो है आइडिया की जगह आइडियल लिखा गया उसके अंदर। आप समझ गए, मैंने टाइप किया तो आइडियल हो गया वो। तो मैंने नोट्स पढ़ाया, सारी चीज़ें मैंने कैनस पढ़ाया। तो कहते हैं ना कॉपी करने वाले होते हैं, तो आज भी लोग उसको कॉपी करके जो है आइडियल प्लेन के नाम से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाई वो आप में भी पढ़ा होगा किसी से ना, तो वो जो आइडियल नहीं है ना, आइडियल का मतलब तो आदर्श होता है। तो ये वैचारिक धरातल है, तो आइडिया प्लेन ही है। लेकिन खैर कॉपी पेस्ट जो आज से नहीं, बहुत कहते हैं ना पूर्वजों के ज़माने से चलता आ रहा है, तो उसको तो कैसा रोकेंगे। लेकिन फिर भी भाई मैं यही कहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर कोई गलती मुझसे होगी तो इसलिए मैं अपनी आज भी उस चीज़ों को लेकर चलता हूँ कि मैं गलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गलती होगी तो 2 दिन बाद यूट्यूब के ऊपर कोई जो है मेरा ही कोई साथी जो है उसको आपको उस तरीके से अंदाजे में पढ़ा रहा होगा, तो वो क्योंकि वो कॉपी पेस्ट की आदत है ना, वो रिसर्च करने की आदत नहीं है, किसी चीज़ की गहराई में जाने की आदत नहीं है। तो खैर, तो वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर दिख जाए उसको तो आप देखिएगा वहाँ पर, तो दैट इज़ नॉट द आइडियल, वो आइडिया है, ठीक है। तो सवाल है आपको पूछे कैनन ऑफ रेटिसेंस। अब ये तो बात हो गई, अब इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है कहाँ से, तो वर्बल प्लेन जो है इसका आंसर। तो ये वर्बल प्लेन के अंदर 4 ही कैनन है, उन 4 में से कैनन ऑफ रेटिसेंस, जबकि आइडिया प्लेन नहीं है, नोटेशनल प्लेन नहीं है, और बोथ आइडिया है, नोटेशनल भी नहीं है। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका, वर्बल प्लेन है, ठीक है। इज इट ओके जी? क्लियर, थैंक यू। तो ये सारे के सारे जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम जी, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, सभी का स्वागत क्लास के अंदर। तो मैंने ये चीज़ें बता दी आपको, और इस प्रकार से जो है आप पढ़ सकते हैं, आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो चलने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच तो रही ना चीज़ें, और जब लोगों तक चीज़ें पहुंच रही तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो अंदाजा उनको लग जाएगा, जैसे
मैंने अब कहा ना, तो अब अंदाजा लग जाएगा ना जिसने गलत किया होगा। तो मैं गलत इसलिए नहीं कि वो कोई व्यक्ति गलत पढ़ा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चों के लिए ना, तो बच्चे जो हैं वो उसको सही कर लें, मतलब है ना, क्योंकि वो व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अब तो शर्मिंदगी के मारे भी नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि सर ने लिख दिया था आइडियल, तो उन्होंने तो वो मेरे को आइडियल मानते हैं, इसलिए उन्होंने वो जो सर ने लिखा वो बात सही है, तो खैर इट्स ओके, है ना। लेकिन वो आइडियल नहीं है भाई, वो आइडिया है, उसको कर लेना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती तो वो सही कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, कुछ मैं छोटे छोटे से, क्योंकि अक्सर होता है जैसे पहला संस्करण हमें पता है ना जी, हमें पहला संस्करण पता है, हमें दूसरा पता है, तीसरा पता, लास्ट पता है, लेकिन यहाँ पर सवाल किसके ऊपर पूछा गया है, ये चौथे संस्करण के बारे में। इसलिए मैंने आपसे जब भी कॉलन के बारे में बात की तो मैंने आपसे कहा कि वो करें आप, है ना, कि सारे संस्करण याद करूँ, ठीक है। बिल्कुल 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 जी। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर मैं आपको बता, देखिए कॉलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश, यहाँ पर मैंने बताया आपको कॉलन क्लासिफिकेशन के संस्करण की बात करें, और यहाँ पर पूछा गया कौन सा, तो 4th एडिशन पूछा गया। तो हमें पता है कि हम लोग पहला संस्करण तो याद कर लेते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए पहला संस्करण कब है, तो 19 यहाँ पर बताए 1933 1933 ये आपका कौन सा है, तो पहला संस्करण है। सेकंड संस्करण नोट्स में लिखा हुआ भी 1939 है आपका, ठीक है। तीसरा संस्करण 1950, चौथा संस्करण 1952, पांचवा 1957, छठा 1966 वापिस रिवाइज 1963, और सातवां संस्करण 1987। ये जब आप कॉलन पढ़ते हैं तो ये खैर मैं बार बार लिखता इसलिए नहीं हूँ कि नोट्स में आपके पास है सारी चीज़ें, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग बात करें तो चौथे संस्करण की बात करें तो चौथा संस्करण कौन सा, 1952 अगर आपने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर, तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 39 कौन सा है, तो ये 39 आपका सेकंड है आपका, ठीक है। 1950 कौन सा है, तो यहाँ पर 1950 आपका थर्ड है आपका, ठीक है। 1957 कौन सा है, तो ये आपका पांचवा संस्करण है ना, तो ये आपका 5th है। बाकी संस्करण मैंने आपको बता दिया, सवाल में चौथा पूछा था, हमने कर लिया 1952, बात खत्म है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इस सवाल को देखें आप जी जी। सो स्कीम विच इज फुल्ली इन्यूमरेटिव, तो द स्कीम विच इज फुल्ली इन्यूमरेटिव डिफाइन एज, ग्रंथालय वर्गीकरण की वह प्रणाली जो पूर्णतः परिगणनात्मक है। कंप्लीटली इन्यूमरेटिव इनमें से कौन सी स्कीम है आपको बताना जी, बताइए जी। गुरुवा जी कह रहे हैं सर गुड इवनिंग सर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी का एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन करा दो। पेपर मेरे पास आ गया, इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं यूजीसी नेट की क्लासेस में मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सारा का बैक टू बैक सारे के सारे शेड्यूल्स है, सारी की सारी चीज़ें, और पेपर सॉल्व कराने के लिए इट टेक्स कम से कम 3 से 4 घंटे, और मैं यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा तब भी लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगा उसकी एक की बना दूंगा और वो की आप तक पहुंच जाएगी, जिसके जरिए जो है आप अपने आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो विच इज फुल्ली इन्यूमरेटिव कौन सी है, तो यूडीसी आपका फुल्ली इन्यूमरेटिव है, लाइब्रेरी कांग्रेस कौन सी आपकी है, तो फुल्ली इन्यूमरेटिव मतलब जिसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वैसे भी यूडीसी जो है ये तो फैसिलिटेड स्कीम है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। डीडीसी है ये ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव है, लेकिन फुल्ली इन्यूमरेटिव की बात करते हैं हम, तो फुल्ली इन्यूमरेटिव क्या आएगा, तो इट इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन के अंदर सारे के सारे नंबर रेडीमेड है, आप उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उसके अंदर आप नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मैंने आपको बता दिया। What was the title of the first edition of the David Decimal Classification? DDC David Decimal Classification के फर्स्ट एडिशन का टाइटल आपसे पूछा गया। ऐसे रेयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन के, बहुत सिंपल या बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है आपको वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जो रेयर क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं जी। बताइए व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एडिशन डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के पहले संस्करण की बात कर रहे हैं। तो पहला संस्करण अगर आपने क्लासिफिकेशन एंड द सब्जेक्ट इंडेक्स लिखा है तो ये आंसर सही है, अन्यथा बाकी आपका आंसर गलत है। तो डीडीसी तीसरा संस्करण से जो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन देखने को मिला था, और ये सेकंड, तो ये आप ऐसे मान के चलें ये आपका फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन का नाम है, और ये आपका किसका थर्ड एडिशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन के तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए, तो आप देख लें, ठीक है। और बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल ये किसका, ये यूडीसी के पहले संस्करण का नाम है, जो कि फ्रेंच भाषा में जारी किया गया था, तो दैट वाज द यूडीसी। तो ये आपको याद रहेगा, इज इट ओके। चलिए नेक्स्ट,
मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सवाल है आपका, ये इस प्रश्न को आपको सही करना। अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डीडीसी। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, ये सवाल केवल इसलिए कि डीडीसी का नॉलेज चेक करने के लिए कि डीडीसी अगर आपको पता है तो डीडीसी के अकॉर्डिंग इसके ऑर्डर को आपको पहचानना है। मैनेजमेंट है, बायोग्राफी है, लाइफ साइंस है और इकोनॉमिक्स है। इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको वो डेकाकोटोमी पद्धति का 0 से लेकर 9 तक का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो इसमें आपको पता है कि लास्ट वाला जो है वो किस में आता है, तो लास्ट वाला नंबर 9 जो आता है वो किस में आता है, नंबर 9 में क्या आता है, बायोग्राफी आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बायोग्राफी। मैनेजमेंट का आता है तो मैनेजमेंट 6 के अंदर आता है, अप्लाइड साइंस के अंदर आता है। लाइफ साइंस का आता है तो लाइफ साइंस 5 के अंदर आता है, और इकोनॉमिक्स का आएगा तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का पार्ट है तो 3 नंबर में आएगा। तो जो भी ऑर्डर बनेगा क्या बनेगा, आपको पहले 3 है, 3, 5, 6 और 9, तो 4, 3, 1, 2, तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। अगर आपने ये किया तो डी आपके ने किया है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द 20th वर्जन ऑफ डेसिबल डेसिमल क्लासिफिकेशन पब्लिश इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के रूप में 1993 के अंदर जो डीडीसी प्रकाशित हुई थी उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, नाम बताना आपको। लाइक्स की संख्या 300 करने के लिए धन्यवाद, आपकी संख्या से भी ज्यादा लाइक्स की संख्या है, थैंक यू फॉर दिस। व्यूज भी आपके हो गए ऑलमोस्ट जी। तो टाइटल ऑफ 20वें संस्करण का डीडीसी की बात करें, डेवी डेसिमल का, जो 1993 में है, एंड दैट वाज द सिंपली इट्स नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डेवी था, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका डेवी फॉर विंडोज आया, ठीक है, और अभी अंत में जो है कौन सा आपका वेब डेवी है, ठीक है। तो आपको ए इसका आंसर है इस प्रश्न का। हालांकि डेवी के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेवी आपका पहला वर्जन है। देन इसके बाद विंडोज डेवी फॉर विंडोज बनाया गया, DFW बनाया गया, और देन इसके बाद वेब डेवी। अभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका वेब डेवी ही आपको चल रहा है, उसको आप काम में ले सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द यूडीसी, मैं यूडीसी की बात करूँ 1961, विच इज नॉट द इंक्लूडेड इन द स्पेशल ऑक्सिलरी। तो स्पेशल ऑक्सिलरी के अंदर जो है टेबल के अंदर जो है इंक्लूडेड नहीं है, ये बताना आपको। कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं आपको, कल दोपहर 2 बजे आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। वो यूजीसी एनटीए नेट की स्ट्रेटेजी को लेकर के आपको एग्जाम में क्या करना है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है जिसके जरिए आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, और क्यों पिछले एग्जाम से क्या गलती नहीं करनी है इस बार आपको वो ध्यान रखना है, जिसके जरिए आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टेबल के, और मैं टेबल बता दूंगा। यूडीसी की बात करूंगा तो 10 टेबल है, ए से लेके ABCDEFGHI के बाद जे नहीं है, जे के बाद के है, तो आई तक जो है वो आपकी कॉमन ऑक्सिलरी है, के जो है आपकी स्पेशल ऑक्सिलरी है। तो टेबल के जो है उसके अंदर 3 सीरीज है, एक हाइफन सीरीज है आपको, एक एपोस्ट्रोफी सीरीज है आपकी, और एक आपको पॉइंट नट सीरीज है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये टेबल कौन सी, ये आपके टेबल, ये टेबल आई है। यूडीसी में टेबल से देखकर जाइएगा, तो विच इज नॉट, तो नॉट, तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर इसका, सी जो है टेबल के का हिस्सा नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, और ये सवाल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन सेज दैट द चॉइस एंड द रेंडरिंग ऑफ हेडिंग शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइटल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि शीर्षक का चयन और प्रतिपादन शीर्षक पृष्ठ और उसके छंद से निर्धारित किया जाना चाहिए। तो शीर्षक पृष्ठ उसके छंद से निर्धारित करना आपको ये बहुत जरूरी है। तो कैसे आप तैयार करेंगे, आप बताइए कौन सा कैनन से संबंधित है, और कैनन के ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कैनन के ऊपर 2-3 सवाल आपको बनेंगे, मैं सब आपके सामने स्क्रीन पर नहीं हूं। इस प्रश्न को देखें, इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपको लगता है वो आप जरूर मुझे बताएं कि क्या इसका सही उत्तर लगता है आपको। सो दिस इज कैनन ऑफ प्रीपोटेंस नहीं है, कैनन ऑफ करेंसी नहीं है, और नहीं कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इट्स कैनन ऑफ असर्टेन एबिलिटी। कैनन ऑफ असर्टेन एबिलिटी अगर आपने आंसर लिखा है तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपको शीर्षक का चयन और प्रतिपादन शीर्षक प्रश्न उसके छंद से निर्धारित करना चाहिए, यानी मन माने तरीके से आप न करें तो ज्यादा अच्छी बात है। इज इट ओके? तो दीज वर द क्वेश्चन, ये सवाल थे। मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने यहाँ पर इंक्लूड किए इस यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 5 है। एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा, आपने इस यूनिट को पढ़ा है, सभी ने कहीं ना कहीं कभी न कभी इस यूनिट को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा है। आप एमलिप तक आ गए हैं, आपने तो सारी चीज आपने पढ़ ली। नहीं पढ़ा, निराश होने की बात नहीं है, इस यूनिट को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 बिना पढ़े जाओगे तब भी कर लो, क्योंकि इतना प्रीवियसली आपको नॉलेज है तो आपके वो सवाल आपके हो जाएंगे।
ठीक है। और बाकी 5 सवालों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जहां मेहनत करनी है मैं वो यूनिट में आपको पहले से बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट यूनिट यानी कल यूनिट नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एलआईएस टारगेट अभी, जिसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और प्लस दिस इज द एप्लीकेशन जिसके जरिए आप यहाँ पर ऐप स्टोर पे भी है और गूगल प्ले स्टोर पे भी है। इसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब भी आपको ऐप मिल जाएगा। और प्लस 78771928 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और बेटर है कि एप्लीकेशन में जाइए, आप वहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ आप अपने कोर्स का कंटेंट चेक कीजिए। वहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट का सबसे बेहतरीन कंटेंट जो है वहाँ पर अवेलेबल है, डिटेल वीडियोस हैं मेरे द्वारा, सब कुछ वहाँ पर दिया गया है ताकि आप उनको बैठ के घर बैठे आप तैयारी कर सकते। जी बिल्कुल सर, यूनिट 7, 8, 9 की थ्योरी वीडियोस भी डाल रखी है क्या सर? थ्योरी वीडियोस सारी चीज़ें, मतलब यूजीसी एनटीए नेट का तो 100% कंटेंट जो है एप्लीकेशन के अंदर आपको अवेलेबल है। और प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही तरह के वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है। प्लस पीडीएफ हैं आपकी, आप उन पीडीएफ को देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने यूजीसी एनटीए नेट के कई सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उसी के आधार पर जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन ज़रूरी है। एनटीए नेट में अक्सर आपको पता है कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो जो नए यूनिक क्वेश्चन आते हैं, हमने ऐसे यूनिक क्वेश्चन जो है आपको एप्लीकेशन में दे रखे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ यूनिट्स ऐसी है जहाँ पर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले में आपसे मैं फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय आपके पास बहुत कम है और आप केवल मात्र जो है फिलहाल आप रिवीजन कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको सलाह नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं शुरू से अच्छे से बेहतर सिरे से तैयारी करनी है, मैं तो अगला एग्जाम दूंगा नेट का और बेहतर तरीके से, तो फिर आप एनटीए नेट का कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें और फिर उसको सही ढंग से पढ़ें, ताकि आप 6 महीने भी अगर आप लगाएंगे अपने ऊपर, तो आप 6 महीने के अंदर आपको निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।